next topic is cost analysis. See, कोस्ट एनालिसिस का मतलब है हर एक टाइप की कोस्ट की स्टडी को, जो कोस्ट का नेचर है उसको स्टडी करना, उस बिहेवियर को देखना कि किस तरह से जो कोस्ट है वो यूज़फुल है, कैसे वो काम करती हैं, क्या कौन कौन से तरीके हैं जिनको कोस्ट को हम रिड्यूस कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, या फिर हम कम कोस्ट यूज़ करके ज़्यादा आउटपुट कर सकते हैं. तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिपेंड करती है आउटपुट पे, लेवल ऑफ ऑपरेशन पे, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे, आपके डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि कोस्ट एनालिसिस में हेल्पफुल होते हैं, जिसके बेस पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट की कोस्ट डिसाइड होती है और आप रैशनल डिसीजन मेकिंग कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए. अभी जो कोस्ट कॉन्सेप्ट है उसको ब्रॉडली 4 पार्ट में हम डिवाइड करके पढ़ते हैं स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से. इकोनॉमी में उसको हम 4 पार्ट में पढ़ते हैं, और 4 पार्ट में सबसे पहला पार्ट क्या है? अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट, देन आउटले कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, देन डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, उसके बाद फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. सी, अब एक एक को समझते हैं. ये सारी डेफिनेशन हमें किसके बेस पे देनी है? ये सारी डेफिनेशन इकोनॉमिक्स के बेस पे देनी है, क्योंकि कोस्ट की डेफिनेशन अकाउंटिंग में और इकोनॉमिक्स में क्या होती है, कुछ कुछ कोस्ट की डेफिनेशन बिल्कुल अलग होती है. कोई मुझे बता सकता है अकाउंटिंग कोस्ट क्या होती है? देखिए, जो अकाउंटिंग कॉस्ट होती है उसमें लेते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट, यानी कि जो कॉस्ट आप आउटसाइडर को पे करते हो, कंपनी से पैसा बाहर निकलता है, वो होती है अकाउंटिंग कॉस्ट. और इकोनॉमिक्स कॉस्ट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, इसलिए हम इसमें दोनों तरह की कॉस्ट लेते हैं. एक होता है एक्सप्लिसिट, जिसे आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट भी कहते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट. एज आई टोल्ड यू, इम्प्लिसिट क्या होता है? कॉस्ट ऑफ सेल्फ ऑन रिसोर्सेज. जो बिजनेस के मालिक है उसके खुद की रिसोर्स की जो कॉस्ट है उसे क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट. जैसे अपनी फैक्ट्री रेंट पे ना लेके उसने खरीदी हुई है तो उसे किसी को किराया नहीं देना, तो वो किराया अगर एस्टिमेट करके लगाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? टेक्निकली इम्प्लिसिट कॉस्ट. ठीक है, तो एस्टिमेटेड का मतलब यहाँ पे क्या है? इम्प्लिसिट कॉस्ट. एस्टिमेट का मतलब नहीं है कि फ्यूचर की सारी कॉस्ट को आप प्रेडिक्ट करें, बट ऐसी चीज़ें जिसके लिए आपको किसी आउटसाइडर को पेमेंट नहीं करनी, बट आप देखते हो उस एरिया में इतने एरिया का, इतनी फैक्ट्री का, ऑफिस का क्या रेंट होगा, वो एस्टिमेट करके वैल्यू निकालते हो, उसे बोलते हैं इम्प्लिसिट. तो अकाउंटिंग मीन्स एक्सप्लिसिट और इकोनॉमिक्स मीन्स इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट बोथ. और डिसीजन मेकिंग के लिए दोनों का कॉम्बिनेशन नेसेसरी है. आउटले कॉस्ट एक्सप्लिसिट कॉस्ट ही होती है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको पता ही है, द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव. डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमने पढ़ाई है. जिसको आप प्रोडक्ट से डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो वो डायरेक्ट कॉस्ट है, और जिसको प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेट नहीं कर सकते हम वो इनडायरेक्ट है. फिक्स कॉस्ट, जिससे लेवल ऑफ प्रोडक्शन का कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि प्रोडक्शन बढ़े या कम हो कॉस्ट सेम रहेगी. वेरिएबल कॉस्ट, जिसका लेवल ऑफ प्रोडक्शन से डायरेक्ट रिलेशन है. प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोडक्शन घटेगा तो कॉस्ट घटेगी, प्रोडक्शन जीरो होगा तो कॉस्ट जीरो होगी. ऐसी कॉस्ट क्या है? वेरिएबल. और फिक्स कॉस्ट क्या होती है? प्रोडक्शन कम हो या ज़्यादा हो, ये क्या रहती है? सेम. इसलिए इसका जो कर्व है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? अपवर्ड मूविंग. इस तरह से वेरिएबल कॉस्ट होती है, जीरो पे जीरो, और जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाता है कॉस्ट भी क्या होती है? बढ़ती जाती है. ये है कॉस्ट, और एक्स एक्सिस पे क्या होता है? आउटपुट. बताइए क्लियर है कि नहीं? अगर कोई डाउट है तो साइड बाय साइड पूछ लीजिए. क्योंकि मैं इसीलिए डिटेल में ही पढ़ाते चल रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको पढ़ने के लिए दिया तो कहीं ना कहीं मैं सेटिस्फाई नहीं हुई. मुझे लगा कि अंडरस्टैंडिंग लेवल से आपने उसे नहीं लिया, क्योंकि रीडिंग तो आपने आज से पहले भी बहुत बार की होगी. कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एमसीक्यू कहीं भी बने, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप अपना दिमाग इस्तेमाल करके, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड इस्तेमाल करके उसका आंसर करेक्ट ढूंढ ही निकालोगे. लेकिन अगर
कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो फिर कितना ही एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो, रट लो, वो तो तुक्के की बात है। वो ज़माने चले गए कि कुछ क्वेश्चन रट के हो जाता है। वो कुछ लोग 1-2% लोग होते हैं जो किस्मत से पा जाते हैं जॉब। ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में मेंशन की हुई हैं फ्रॉम स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपको बेसिक में ही बता देती हूँ, पर आपके पढ़ने के लिए डिटेल में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। नाउ कोस्ट फंक्शन। कोस्ट फंक्शन नेक्स्ट में करेंगे क्योंकि पूरा तो हो नहीं पाएगा, 4 मिनट बचे हुए हैं, और साथ में रिलेट नहीं करेंगे तो फिर समझ में भी नहीं आएगा। मे बी पॉसिबल मैं क्या करूँगी, कमिंग वेडनेसडे को मैं लॉन्ग क्लास ले सकती हूँ। मेरा ऑफ है, कुछ काम से जाना, अगर मैं टाइमली घर आ गई, ऑफ लिया हुआ है, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी मैसेज करके ग्रुप में। मैं वेडनेसडे की क्लास जो है 7:30 की जगह 7 बजे स्टार्ट करूँगी, ठीक है। मैं आपको और अपनी सिचुएशन के हिसाब से 12-1 बजे तक कंफर्म कर दूंगी। तो मेरी कोशिश ये रहेगी जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं 1 की जगह 1.5 घंटे की क्लास रखूँ। अभी बीच में मैं जून में कुछ छुट्टी भी लूँगी तो वहाँ पे भी मैं थोड़ा सा लॉन्ग क्लास लूँगी, ताकि हम लोग जो हमारा टारगेट है उसे अचीव कर दें, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आ रही है जब से बैच स्टार्ट करा है जिसकी वजह से बार बार क्लास में भी ब्रेक हो जा रही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। गुड नाइट। आप लोग भी अपना देखिए, जितना मुझसे हो पाएगा मैं पूरा एफर्ट्स लगाऊंगी, बट मेरे एफर्ट्स आपके एफर्ट्स के बिना अधूरे हैं। आप अगर रिवाइज नहीं करेंगे, मेमोराइज नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं आपको, जैसे सारे लेक्चर के साथ मैंने एमसीक्यू भेजे हुए हैं, नोट्स भेजे हुए हैं, तो वो एमसीक्यू नोट्स एटलीस्ट कुछ नहीं करते तो जितना मटेरियल मैं भेज रही हूँ उसको टाइम टू टाइम बार बार रिवाइज करते रहो, वो बहुत ज़रूरी है। अभी 1 जून से हम लोग फिर से अपना वही टेस्ट वाला स्ट्रक्चर कराएंगे, बट टेस्ट में भी आप सब लोग अपीयर ही नहीं होते हो, तो टेस्ट लेने में भी मज़ा नहीं आ पाता है। टेस्ट में भी जितना हो सके अपीयर हो, ताकि एवरी संडे एक टेस्ट रखें। एक संडे मैथ्स का रख दिया, एक संडे कॉमर्स का रख दिया, एक संडे मैथ्स का रख दिया, कॉमर्स का रख दिया। इस तरह से एक वीक में कम से कम 2 टेस्ट दो, और खुद से अपना टारगेट सेट करो कि अभी 2 दिन 3 दिन में, मतलब हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट लगा लो। कोई भी प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट का मतलब क्या, आप प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो। प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास हैं तो ठीक है, वरना मैं एक जिप फोल्डर में एक बार दोबारा से आपको सेंड कर देती हूँ, जितने मेरे पास हैं, KVS, DSSB, PGT, आर्मी, मेरे पास बहुत सारे पेपर हैं। मैं एक जिप फोल्डर बना के वो भी आपको दोबारा से सेंड कर देती हूँ, उसी को एज अ मॉक टेस्ट यूज़ करो और देखो कि कितने घंटे में कितना कर पा रहे हो, कितना आपका करेक्ट हो रहा है। अभी आ रही है? चलिए, क्लास पूरी होने के बाद गई है, ये भी अच्छा है। कल तक हो जाएगा होपफुली। मैंने अब उसे कल बुलाया नेट वाले को, कल संडे को मैं ये नेट की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कराती हूँ, ताकि किसी भी तरह की नेटवर्क की वजह से कभी क्लास में प्रॉब्लम ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय एंड टेक केयर। See, in our last class we end at the types of cost. From economics point of view, we discuss the various types of cost. Now in today's class we start with cost function. As we discuss in the production function is the equation or combination of input required to convert all the input into output. Similarly, in cost function we considered all those factors which impact the cost of a commodity, or you can say cost of producing a commodity. In this cost function, C means total cost, Q means quantity produced, T means technology, PF means price of factor, and K means capital. These are the factors which impact the total cost of any particular type of commodity. For study point of view, we classified cost function into 2 categories. One is short run and another is long run. In short run, only the factor of production, as you can study in this, quantity produced or output impacted, and only the price of the factor impacted the cost function. But in long run, all the factors, capital, technology, also change because the time period is very long. Businessmen or firms able to increase the capital, able to adopt new updated technology, they are able to do research and development,
and create new innovation in their production, so that there are lots of other factors in long run. But in short run, mainly if we are talking about, the main factor is factor price. According to the demand and supply of the factor, the price of factor fluctuates, on which the total cost of particular product depend. But in long run, there are lots of other factors like technology and capital. Short run cost classified into three categories: fixed cost, variable cost, and total cost. Total cost is the combination of fixed cost and variable cost. Short-term cost is the cost which is related to the we already discussed lots of short-term, long-term cost in cost accounting. I am only giving you the brief of that. As you know, fixed cost is the cost which is directly related to the level of, which are not directly related to level of output. Means output is zero, firms has to pay for fixed cost. Output increases, fixed cost same. That's why the curve or fixed cost is parallel to x-axis. This point is here important. Rest things we already discussed in the cost accounting. In case of firm shutdown for the some time, fixed costs are to be borne by the firm. Suppose a firm want to take the decision for shutting down a particular business. If the fixed cost is not recoverable, then for some period of time they are able to run their particular business unless and until they are getting their variable cost. But when they are not receiving their variable cost, they decide to shut down the business. तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि शटडाउन के केस में, तो शटडाउन के केस में जो फिक्स कॉस्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज at the zero level or at shutting down the business, they have to pay for the fixed cost. Suppose they want to sold out all their properties, it takes time. For that particular time period, they have to pay for some fixed cost also. That's why fixed cost is very important factor while taking the decision of shutdown. Variable cost, all those costs which is directly related to the production. Production zero, variable cost zero. Production increases, variable cost increases. Production decreases, variable cost decreases. That's why the curve of variable cost start with the origin and its shape is like supply curve. Production increases, variable cost increases. Output increases, variable cost increases, because it has direct relation with output. Then total cost is the combination of fixed cost and variable cost. See, if you are going to show this with the help of a particular diagram, this is the diagram. As I already told you, fixed cost parallel to x-axis, variable cost ups and downs, because if we are talking about the direct curve, this curve shows the constant change in each level of output. But there are lots of other factors which impact the fluctuation in the variable cost. That's why if we are talking about the general scenario of particular economy, then the shape may be like this. Means it starts from origin initially increasing, then after a period of time or after a output it start decreasing, and then beyond an output it will start increasing. You already study the reason of this changement in the production function. In short run, there are three stages of production, which is called as variable law of proportion. When the production increases at a faster rate, then the fixed cost divided into multiple units and the per unit cost decreases. If the production increases, companies start taking the advantage of their full capacity. This factor also able to reduce some variable cost also, and the summation of these two curves is called total cost. If anybody have any question, then you can ask, because we already discussed this part in cost accounting. That's why I am quite quickly only reviewing this part.
If anybody have any question, then you can ask. See, this TC is summation of VC plus FC. Suppose, for example, fixed cost is 1000. Suppose मैंने एक सिंपल से एग्जांपल लिया है. Suppose fixed cost is 1000 and variable cost vary. Suppose I took at the starting point at zero level, variable cost is 0. See, at starting point, variable cost is 0, fixed cost is 1000, then total cost is fixed cost plus variable cost. Means total cost curve start with 1000. It means the originate point of total cost is the starting point of fixed cost. That's why we start this curve from the fixed cost starting point. I hope you got the reason for this. Then the short run average cost further classified into 3 categories: average fixed cost, average variable cost, and average total cost. This average cost mainly used for decision making in short term. In short term, if you are going to take any decision, that particular decision depend the behavior of these type of cost. Average fixed cost means fixed cost divided by output. Fixed cost divided by output. Variable cost divided by output. Or you can say that this is per unit variable cost. Per unit variable cost. This is per unit fixed cost. And total average cost means total cost divided by output. This is also called per unit cost. Means this is the cost of producing 1 unit in a company. On the basis of this cost, company will take the decision whether or not they will increase their level of production, because they compare their cost with the revenue. We will discuss the combination of cost and revenue after discussing the revenue, so that you are able to know how we are able to take the decision, and that part is also important for exam point of view. I already told you these things. You will go through this. If you will find any difficulty, then we will discuss. For your reference, I mention each and everything in detail. I tell you the important or basic of each and every concept, because it is not possible for us to discuss these things in detail. But जितना sufficient है वो मैं आपको बता के चल रही हूँ. Then after that, average total cost is just like total cost. Average total cost is the combination of average fixed cost and average variable cost. This is again an important concept. When average variable cost increases, then average fixed cost decreases. Average total cost continue to fall as AFC is greater than AVC. This point is very important. Understand this. If average fixed cost is greater than average variable cost, it means if per unit fixed cost is greater than per unit variable cost, then average total cost continue fall. What is the reason behind this? Anybody tell me? If per unit fixed cost is greater than average variable cost, average total cost continue decreasing. Why? Because this is directly related with production, and average fixed cost is not directly related with production. As the production increases, fixed cost continue decreases, but it can't be zero or negative. Remember this. If the production increases, average fixed cost continue decreases, but it can't be zero or negative. Average variable cost has direct relation with output. That's why
when output increases, definitely average variable cost increases, but due to increase in output per decrease in fixed cost, decrease average total cost. ये बात क्लियर है? When you are increasing the production, per unit cost decreases. Due to this per unit cost decreases, total cost to average total cost decreases, because variable cost is directly related with the output. As output increases, average variable cost, and thus average variable cost is greater than AFC, hence ATC increases. This situation also states that you are taking the advantage of full capacity. You are taking the advantage of full capacity. सी, जब तक आपके पास जो भी फुल कैपेसिटी है, जो भी आपका प्लांट है या फर्म है या कंपनी है या मशीनरी है, उसका फुल कैपेसिटी यूज कर लेते हैं, तो जैसे ही फुल कैपेसिटी यूज कर लेते हैं उसके बाद आपकी फिक्स कॉस्ट डिक्लाइन नहीं होगी, आपकी वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आप जितना फुल कैपेसिटी यूज कर चुके हो, योर पर यूनिट कॉस्ट जितना डिक्लाइन होना था वो डिक्लाइन हो गया, लोअर लेवल पे आ गया है. But you are continue increasing the production, then you have to pay more variable cost for maintaining that particular total cost. That's why we can say that when average variable cost continue increases, or you can say variable cost is greater than fixed cost, then average total cost increases. That's why ATC curve is U-shaped. For example, suppose if we are talking about some production due to continuously decrease in per unit cost, यानी कि जो fixed cost per unit है उसकी वजह से initially total cost curve क्या आता है, down आता है, and after reaching the minimum point it will start increasing. क्योंकि एक लिमिट तक आपने फायदा उठा लिया फुल कैपेसिटी का, उसके बाद अगर आप उसके बियॉन्ड प्रोडक्शन करते हैं, देन उसके बाद आपको प्रोडक्शन करने के लिए और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और इन्वेस्टमेंट जो आप करेंगे उसका आपको फुल एडवांटेज तब तक गेट नहीं होता, तब तक आपकी कॉस्ट क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द शेप ऑफ एवरेज टोटल कॉस्ट इज यू शेप. इफ एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क. I am explaining this with the help of a data. Wait, see this table. With the help of this table, you can easily understand this. As the production increases, as you can see, average fixed cost continuously decreasing. Average variable cost continuously decreasing, but after a limit, it will start increasing. Average total cost is the summation of average fixed cost and average variable cost. 33.33, then summation of this 15.63, then 10.34, summation of this 7.95, summation of this 7.27 and 7.50. As you can see, because of continued decline, faster continued decline in average fixed cost, the average total cost continuously goes on decreasing. But when we are taking the full efficiency of the particular plant, after a limit, variable costs start increasing. When variable costs start increasing, average total cost also increasing. यानी कि initially it's down, and after a point, due to variable cost increment, average total cost also increases. That's why we can say that its shape is U-shape. Means the reason behind the downward slope is decreasing average fixed cost, and the reason behind the upward sloping of average total cost is increasing variable cost. I am explaining this with the help of all those statements. I hope I am able to clear your doubt. These are the things which you have to understand and you have to set in your mind so that easily you are able to answer each type of situation.
Then after that, marginal cost, as I told you, whenever you get the word marginal, whether it is related to marginal cost, marginal production, marginal revenue, it means one extra unit. If we are talking about marginal cost, means cost of producing one extra unit, means marginal cost is TCN minus TCN minus 1, or I told you marginal cost is D upon dx of variable cost. Point to be noted. If we are discussing marginal cost in short run, all changes because of variable cost. That's why marginal cost is derivative of variable cost. And in long run, marginal cost is the derivative of total cost. Point to be noted. Because in long term, all costs are variable. That's why we can take derivative of total cost. Is this clear to all of you? If anybody have any question, then you can ask. Am I properly audible to all of you? See, at marginal product, first rise reaches the maximum point, then decline. That's the marginal cost, first decline reaches minimum point, then rise. Just like your average total cost, marginal cost is derived from the total cost. That's why we can see that marginal cost function is also U-shaped, because this function is also derived from total cost. That's why due to that fixed cost and average cost combination, marginal cost curve is also U-shaped. But there is difference in the slope and decline and increment of average total cost, average variable cost, and marginal cost. There is the vast, or you can see the rate of declining, the rate of increasing for variable cost, average variable cost, and marginal cost is different. But all these three curve has U shape under short run. Point to be noted. U shape under short run. Here we are only talking about the short run situation of the curve. This is the shape of all the curve. Average fixed cost, as I told you, continuously decreasing, but it can't be zero or negative. It never touch x-axis. कभी भी ये x-axis को touch नहीं करेगा. Marginal cost, while decreasing, it is decreasing at a faster rate. When start increasing, increasing at a faster rate. So average total cost decrease, then after a point it will start increasing. Average variable cost, when decreasing, it decreasing less than marginal cost. When increasing, it increase less than marginal cost curve. If anybody have any questions, first you can ask, because these are very important for exam point of view. Demand, supply, cost, revenue, market, national income, inflation, business cycle. These are some important economics topic for exam point of view. Clear है? Relation between marginal cost, average cost, as I told you in the diagram, faster and lesser, these things I mention in the theoretical language. The important thing here is, for exam point of view, when marginal cost just equal average cost is neither rising nor falling. When marginal cost is equal to average cost, here average cost means total average cost, या आप बोल सकते हो इसको अलग नेम से भी एवरेज टोटल कोस्ट. Whenever we are using the word average cost, it means average total cost. When marginal cost is equal to average total cost or average cost, that cost is neither rising nor falling.
and is at its minimum. That is the minimum point of this cost. After this particular point, when MC cuts AC, it start increasing, as you can see in the diagram. When MC cuts average total cost, this is the minimum point, and you can see for some period of time it is constant, neither increases nor decreases. When MC cuts ATC, then average total cost start increasing. This is the point. It means when MC is equal to AC, then average total cost is at its minimum point. Hence, at the bottom of U shape, average cost MC is equal to AC is equal to minimum MC. You can say that sometime in paper you have given various situation. तो यहाँ पे सिचुएशन क्या है, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, एंड एट दैट पॉइंट एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम. If anybody have any question, then you can ask. Now, next, long run average cost curve. See, in short run, some costs are variable and some costs are fixed, as we already discussed in production chapter. In long term, all costs are variable. तो यहाँ पे जितने भी हम इनपुट्स यूज करते हैं, किसी को भी हम चेंज कर सकते हैं, कितना ही कैपिटल यूज कर सकते हैं, कितना ही इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं, सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं. तो लॉन्ग रन में सारी कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल होती है. दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे. थर्ड वन, लॉन्ग रन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज द लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी लेवल ऑफ आउटपुट. यानी कि लॉन्ग रन में हमारा काम होता है जितना कम से कम कॉस्ट आए विदाउट डिक्लाइनिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, वो आपको कॉम्बिनेशन चूज करना है. एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ. लॉन्ग रन में जो मिनिमम कॉस्ट होती है, उन सारी मिनिमम कॉस्ट का ऐसा कॉम्बिनेशन लेना है जिससे कि हम लंबे पीरियड तक अच्छा प्रॉफिट बनाए. यानी कि सारे फैक्टर के वेरिएबल का ऐसा कॉम्बिनेशन ले, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच यूनिट इज मिनिमम. ये जो मिनिमम पॉइंट है, इसी की वजह से जो लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व होता है वो कैसा होता है, एनवलप शेप. सी, इन शॉर्ट रन यू मेक डिफरेंट टाइप ऑफ शॉर्ट रन कर्व. सपोज अभी आपने देखा कि शॉर्ट रन में AC क्या होता है आपका, यू शेप, MC यू शेप, ABC यू शेप. लॉन्ग रन में हमें क्या निकालना है, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन निकालना है. तो हम क्या करते हैं, हम जितना भी हमारा लॉन्ग टर्म पीरियड है, 2 ईयर है, 3 ईयर है, 4 ईयर है, 5 ईयर है, जिसके बारे में आप प्रिडिक्ट करना चाहते हो, उनके हर एक ईयर के अलग अलग कर्व ड्रॉ करते हो और उन कर्व का क्या ले लेते हो, मिनिमम पॉइंट. सारे कर्व्स का मिनिमम पॉइंट ले लीजिए, जो सबसे मिनिमम पॉइंट है, और उनको ज्वाइन कर दीजिए. यानी कि पहले हर एक साल का अलग अलग कर्व बनाइए और फिर सारे ईयर के मिनिमम पॉइंट को लेके उनको ज्वाइन कर दीजिए. तो आपका क्या बन जाता है, लॉन्ग टर्म. लाइक दिस, सबके मिनिमम पॉइंट को आपने लिया, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, जितने भी ईयर लिए हैं, सबका मिनिमम पॉइंट लेके आप एक कर्व बनाते हो, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट. लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट भी यू शेप होती है, बट हम इसको क्या कहते हैं, एनवलप कर्व. एनवलप कर्व क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सारे शॉर्ट टर्म के मिनिमम पॉइंट को लेता है. इस वजह से जब इसे हम मिनिमम शॉर्ट टर्म को यूज करके बनाते हैं, तो सारे शॉर्ट टर्म के जो कर्व है इसके अंदर आ जाते हैं. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व हैज एनवलप शेप. बताइए क्लियर है कि नहीं. ठीक है. और भाई हमने देखिए टारगेट रखा था इकोनॉमिक्स का कम ही, बट कुछ पॉइंट मुझे ऐसा फील हुआ कि डिटेल में बताने जरूरी है, तो वो चीजें बता रही हूँ. 1-2 क्लासेस एक्स्ट्रा ही लगेंगे. हमने टारगेट रखा था 5 में, लेकिन 5 में हो नहीं पाएगा. अभी मैक्रो करके माइक्रो के भी 3 टॉपिक डिटेल में ही करने, बाकी MCQ फॉर्म में ही दूंगी मैं. ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर घूम फिर के आप अगर पेपर आप देखते हो तो आपने एनालाइज किया होगा. कॉस्ट, डिमांड, इलास्टिसिटी, सप्लाई, प्रोडक्शन, रेवेन्यू, मार्केट,
इनमें से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आया हुआ है अगर माइक्रो का क्वेश्चन आता है तो। और मैक्रो में ज़्यादातर क्वेश्चन आया है बिजनेस साइकिल, इन्फ्लेशन, और जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड वाला जो करंट अकाउंट वाला फंडा होता है, और नेशनल इनकम, इनके ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। कभी इक्का दुक्का इंडियन इकोनॉमी के ऊपर आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो है 90% इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आए हुए हैं। हाँ, इसके बाद ये अभी तो हम माइक्रो कर रहे हैं ना, माइक्रो में पहले माइक्रो खत्म करने के बाद मैक्रो करेंगे। उसमें पहले नेशनल इनकम, नेशनल इनकम के बाद हम करेंगे इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के बाद हम करेंगे बिजनेस साइकिल, और फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड, वो सारा पर्टिकुलर पोर्शन। और आरबीआई की जो पॉलिसी है, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी, वो मैं आपको मैक्रो में ही कराऊंगी, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अलग अलग उसमें टॉपिक्स में भी आएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट है जो हमारे ग्रेजुएशन लेवल के हैं, लेकिन मैं इकोनॉमिक्स के पार्ट में इसको करा के चलूंगी, चाहे 1-2 क्लास एक्स्ट्रा लग जाए। डिस्क्रिप्शन के लिए मैंने आपको इनफ डेटा दिया हुआ है, एक बार रीड आउट जरूर करना। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं समझाती चल रही हूँ, पर डिस्क्रिप्शन मैंने आपको सब चीज़ की दी है, ताकि कोई भी पॉइंट आपका मेन छूटे नहीं। अभी हमने बात की कि लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व को एनवेलप शेप कहते हैं, इसको प्लानिंग कर्व भी कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया प्लानिंग कर्व क्यों कहते हैं। हर एक साल का यू शेप कर्व बनाने के बाद सबका मिनिमम पॉइंट लिया, क्योंकि हमारा लॉन्ग टर्म में मोटो क्या है कि हमें लेस कॉस्ट से मोर आउटपुट क्रिएट करना है। तो आपको लेस कॉस्ट से मोर आउटपुट तभी क्रिएट कर पाएंगे जब आप क्या करेंगे, उसकी प्लानिंग करेंगे। तो इसलिए लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व को हम प्लानिंग कर्व कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारा मोटो होता है कॉस्ट को मिनिमाइज करना। तो ध्यान रखना, लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व को एनवेलप शेप भी कहते हैं, लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व को प्लानिंग कर्व भी कहते हैं, क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म के लिए फर्म चूज करती है कि कौन सा कॉस्ट का कॉम्बिनेशन वो यूज करे, ताकि कम कॉस्ट पे लॉन्ग टर्म में उसको ज्यादा आउटपुट गेट हो। क्वेश्चन मैंने आपको कहा कि प्रैक्टिस के लिए डाले हुए हैं, साइड बाय साइड जो भी पढ़ते जाओ, देखते जाना। स्टिल किसी भी क्वेश्चन में सारे नोट्स में सारे आंसर है, कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लिया करो, क्योंकि साथ एक टॉपिक के साथ साथ करने से भी क्या है, थोड़ा सा फायदा हो जाता है, कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से रिकॉल कर पाते हो। ये बताइए मुझे, स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल हो रही है रेवेन्यू की? सी रेवेन्यू के कंसर्न में, रेवेन्यू भी थोड़ा सा क्विकली ही कराऊंगी मैं। रेवेन्यू आपको पता है, वट एवर अ सेलर गेटिंग आफ्टर सेलिंग कमोडिटी इज कॉल्ड रेवेन्यू। तो जो भी एक सेलर को किसी भी कमोडिटी को बेच के जो भी गेट होता है उसे क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। और रेवेन्यू में से अगर हम कॉस्ट लेस कर देते तो क्या बच जाता है, गेन और प्रॉफिट। तो टोटल रेवेन्यू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू जो भी जितने भी कमोडिटी 100, 200, 1000, 20,000, 2 लाख जितनी भी कमोडिटी सोल्ड आउट की है, उनको सोल्ड आउट करने के बाद जो भी गेट हुआ है वो क्या है, टोटल रेवेन्यू। यानी कि टोटल रेवेन्यू क्या है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। जो भी पर यूनिट प्राइस है उसको जितनी भी क्वांटिटी सोल्ड आउट की है उससे मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो क्या हो जाता है, टोटल रेवेन्यू। जैसे हमने अभी बात की थी एवरेज कॉस्ट की, इसी तरह से अगर हम एवरेज रेवेन्यू की बात करें तो एवरेज रेवेन्यू क्या है, पर यूनिट रेवेन्यू। यानी कि एवरेज रेवेन्यू क्या होगा, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। इसलिए हम एवरेज रेवेन्यू को क्या कहते हैं, प्राइस पर यूनिट। प्राइस पर यूनिट एंड एवरेज रेवेन्यू मेन द सेम। इसलिए अगर आपको टोटल रेवेन्यू निकालना है तो उसके लिए आप एवरेज रेवेन्यू और क्वांटिटी को भी क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, रेवेन्यू जनरेटिंग बाय सेलिंग 1 एक्स्ट्रा यूनिट। अगर 10 यूनिट बेच के 100 रुपीज मिले और 11 यूनिट सोल्ड आउट करके 110 मिले तो 10 रुपीज क्या है आपका, मार्जिनल रेवेन्यू। आई होप अब मार्जिनल वाले कंसेप्ट में तो किसी को कोई डाउट नहीं रहा हो, सबको क्लियर होगा मार्जिनल वाला। सी तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, मैंने आपको कहा एवरेज रेवेन्यू को हम पर यूनिट कॉस्ट कहते हैं, और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड।
तो वही रेफरेंस के लिए जो वर्बली आपको बताया है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल अपॉन क्वांटिटी, वही आपके रेफरेंस के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें ज़्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है, जहाँ जहाँ जरूरी है वो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। जरूरी है रिलेशनशिप। मार्जिनल रेवेन्यू का फंडा भी सेम है। This is the important point for market chapter point of view. See, if we are talking about the perfect competition, और उसमें अगर हम शेप की बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन में आपका जो प्राइस है, प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। परफेक्ट कंपटीशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हम सब अभी पढ़ेंगे मार्केट चैप्टर में। उससे पहले हर एक मार्केट में स्ट्रक्चर देख लीजिए। अगर हम बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन में या परफेक्ट मार्केट में, तो उसका जो कर्व है वो एक्स एक्सिस के क्या होता है, पैरेलल होता है, यानी कि इसे क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल कर्व और पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर आप बात करते हो मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक की, तो वहां पे कर्व कैसे होते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग। सी, दिस इज द कर्व इन मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक मार्केट। शेप अलग होगी, स्लोप अलग हो सकती है थोड़ी बहुत, बट दोनों ही सिचुएशन में, चाहे मार्केट मोनोपोली हो या मोनोपोलिस्टिक हो, दोनों ही सिचुएशन में डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। बट एक चीज इसमें ध्यान रखनी है कि इसमें जो एमआर कर्व है इज ऑलवेज लेस देन एआर कर्व, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू इज ऑलवेज लेस देन एवरेज रेवेन्यू इन केस ऑफ मोनोपोली मार्केट एंड मोनोपोलिस्टिक मार्केट। ये पॉइंट, एक तो शेप पता होनी चाहिए, दूसरा रिलेशन पता होना चाहिए कि कब कैसा होता है। सेम सारी चीजें बाकी डिटेल में इसमें मेंशन की हुई है, सिर्फ शेप में डिफरेंस है। आप देख रहे हैं वहां पे स्लोप क्या है, यहाँ पे चेंजेस ज्यादा नहीं है। ये स्लोप क्या इंडिकेट करिए, लेस चेंजेस, यानी कि अगर क्वांटिटी और कॉस्ट में फ्लक्चुएशन होता है तो ज्यादा चेंजेस नहीं आते, लेकिन मोनोपोलिस्टिक में कंपैरेटिवली ज्यादा चेंजेस आते हैं, इसलिए इसकी स्लोप क्या होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो दोनों की शेप में सिर्फ ध्यान रखना है आपको कि दोनों की शेप में सिर्फ डिफरेंस है, बाकी दोनों सिचुएशन में होता क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। एक बार जब आपके साथ शेयर कर दूंगी मैंने शायद शेयर कर दिया है पूरा, जो लेक्चर 4 से शेयर किया था वो प्रॉपर पूरी ही स्लाइड मैंने आज वाली क्लास का भी उसमें शेयर किया हुआ है, जो आज हम पढ़ेंगे, तो आप वहां से देख सकते हैं। स्टिल कोई डाउट रहता है तो कल की क्लास में आप पूछ सकते हैं। अब यहाँ से जो और अच्छे से हमें चीजें देखनी है, क्योंकि एक बार आप देख के आओगे ना तो थोड़ा सा और अच्छे से समझ आता है। ये विजिबल तो हो रहा है ना प्रॉपरली सबको। सी, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का भी वही रिलेशन है जैसे कि हमने कॉस्ट में क्रिएट किया था, प्रोडक्शन में। जब तक मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव रहता है, टोटल रेवेन्यू क्या होता है, इंक्रीज। मार्जिनल रेवेन्यू जब 0 होगा तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा, मैक्सिमम। जैसे ही मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव होगा, टोटल रेवेन्यू क्या हो जाता है, डिक्लाइन। वही रिलेशन है। और बाकी एवरेज रेवेन्यू कभी भी ध्यान रखना है, कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता, यानी कि एवरेज रेवेन्यू कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन जरूर होता है, बट इट कांट बी 0 और नेगेटिव। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने चाहिए। एक थोड़ा सा एक जनरल रिलेशन को और देख लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर भी कई बार मैंने क्वेश्चन देखे हैं। AR इंक्रीजेस एज लॉन्ग एज MR इज हायर। अगर इन दोनों के रिलेशन को एस्टेब्लिश करते हैं, जब तक MR AR से हायर है यानी कि ग्रेटर इंक्रीज कर रहा है, तब तक AR यानी कि एवरेज रेवेन्यू भी बढ़ेगा। जैसे ही मार्जिनल रेवेन्यू डिक्लाइन होना स्टार्ट होगा, एवरेज रेवेन्यू भी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। जब मार्जिनल रेवेन्यू 0 होगा, एवरेज रेवेन्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यानी कि एवरेज रेवेन्यू का रिलेशन भी उसी टाइप से कुछ होता है जैसा कि टोटल रेवेन्यू के कंसर्न में है। टोटल रेवेन्यू भी तब मैक्सिमम होता है जब मार्जिनल रेवेन्यू 0 होता है। टोटल रेवेन्यू तब डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है जब मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव है। सेम यही फंडा यहाँ पे अप्लाई करना है।
एवरेज रेवेन्यू मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू जीरो, एवरेज रेवेन्यू डिक्लाइनिंग व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज नेगेटिव। इसमें भी और ज्यादा फालतू की चीजें करने की जरूरत नहीं है। क्या फॉर्मूला होता है ये पता होना चाहिए, किस मार्केट में रेवेन्यू कर्व की किस तरह की शेप होती है ये पता होना चाहिए, इनफ है। बट ये कि जितना डेटा और जितना एमसीक्यू मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ मैं इतना आपको प्रोवाइड कर लूंगी, वो भी पढ़ लो तो सफिशिएंट है। बट एनालिटिकल तरीके से पढ़ना, ऐसे मत सोचो कि डिट्टो क्वेश्चन आएगा लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन यूज करें, कैसे भी ट्विस्ट टर्न करें आंसर आपके पास होगा। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी है कि परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में कर्व डिफरेंट होती है। यहाँ पे तीनों को कंबाइन कर दिया है। परफेक्ट में क्या रहेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो आप कह सकते हो ये एमआर कर्व है और ये क्या है, एआर कर्व। दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें डिस्क्रिप्शन नहीं दिखना, हमें सिर्फ एमसीक्यू से मतलब है। तो ये सिर्फ शेप ध्यान रखना, ये तीनों मेमोराइज करने के लिए एक जगह सिंपल कर दी है कि भाई परफेक्ट कंपटीशन में पैरेलल टू एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होती है, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। साथ में क्या याद रखना है, एमआर इज